So hello everyone, we are just continuing with the hydrocarbons. So today we will discuss alkenes. So हमने देख लिया था अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। बाकी सभी देख लिया था, जैसे अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम देखेंगे अल्कीन के बारे में, इसकी सिंथेसिस देखेंगे और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। सिंपल। अब अल्कीन क्या है? एक सिंपल हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, कहीं पे प्रेजेंट हो सकता है, डेट इज अल्कीन। अब यहाँ पे अल्कीन को शुरू करने से पहले हमें कुछ प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला है E1 एंड E2 मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हमें जो SN1 SN2 पढ़ना है, डेट वो हम ये टॉपिक हम पढ़ेंगे हेलो अल्कीन्स में, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में। लेकिन अभी E1 E2 ज़रूरी है क्योंकि ये अल्कीन्स में ही काम आता है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए व्हाट्स नेक्स्ट, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और सिंथेसिस ही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं E1 E2 में क्या डिफरेंस है और उसको साथ में रिलेट करेंगे SN1 के साथ। अब बस इतना याद रखना, SN1 या SN से है सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और E1 से है एलिमिनेशन। अब यहाँ पे E1 है एलिमिनेशन रिएक्शंस और यहाँ पे है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इसलिए मैंने साथ में इकट्ठे लिखा है इनको, ताकि जो हमारे कन्फ्यूजन्स हैं वो सब दूर हो जाएं। ठीक है, अब बस इतना याद रखना, SN1 SN2। अब यहाँ पे भी E1 है E2 है, यहाँ पे भी SN1 है SN2 है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा तो वो डिफरेंसेस हम क्लियर कर देते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, देयर इज कोई भी हेलो अल्कीन है। अब हेलो अल्कीन क्या होती है? RX होती है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल इस X को ले जाएगा और यहाँ पे एंड अपना जो है वो खुद जुड़ जाएगा, यानी X को फेंक देगा बाहर, खुद जुड़ जाएगा। अब एलिमिनेशन में क्या होता है? सिंपल, यहाँ पे एक बेस आएगा, बेस अटैक करेगा उस पर एंड उस X को यहाँ से इस X को निकाल देगा, ठीक है। ये भी हेलो अल्केन में ही हो रही है, बट उसके साथ X के साथ निकालने के साथ साथ वो वहाँ से H को भी निकाल देगा, ठीक है। मतलब उसने क्या किया, उसने H+ को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। H+ के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से X निकल जाएगा। X और H निकलने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे E1 E2 के मैकेनिज्म के बारे में। SN1 SN2 हम बाद में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इससे हमारा अल्कोहल वगैरह बनते हैं, तो ये हेलो अल्केन्स में हम डिस्कस कर सकते हैं आराम से। अब बस इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो E1 E2 है क्या? अब 1 मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दिस वन इज सेकेंड ऑर्डर, इसलिए इसका सेकेंड वो नाम है। दिस वन इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर, दिस वन इज सेकेंड ऑर्डर। यानी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा जो बेस कितना हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सो यहाँ पे हमारा है जो भी हम यूज़ करने वाले हैं, इट इज E1 में वी कैन राइट इट एज रिएक्टेंट, तो वी कैन राइट इज RX, ठीक है। हेलोल के नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे RX पे डिपेंड करेगा क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है तो 2 पे डिपेंड करेगा, 2। तो यहाँ पे RX के साथ साथ यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बेस, तो ये बेस पे भी डिपेंड, बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सेम यहाँ पे जो रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा ये है रेट ऑफ द रिएक्शन, ये हमारा सिर्फ RX के ऊपर ही डिपेंड करेगा और यहाँ पे RX के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है वो भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है अभी के लिए बस इतना याद रखो, इलेक्ट्रोफाइल इज E+, न्यूक्लियोफाइल इज माइनस। माइनस मतलब अनाइन, अनाइन क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है, ये बस देना चाहता है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे आराम से जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी बस हमें E1 E2 का डिस्कस करना है, लेकिन उसका डिफरेंस क्या है SN1 SN2 के साथ वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि E1 जो है वो SN1 के साथ मैच कर रही है और E2 SN2 के साथ मैच कर रही है। तो ऐसे कौन से और चीज़ें हैं जिनसे ये, अब यहाँ से ये पता चल रहा है ये जो है वो
बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और ये वाला जो है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब अगली चीज़ कि E1 E2 कब होती है और SN1 SN2 कब होती है। तो यहाँ पर जो ये बात कर रहा है, E2 के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, बिल्कुल। SN2 के लिए हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। अगर वीक होगा तो हमारा वी कैन से SN1 हो जाएगा या E1 हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं रेट इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मतलब अब ये बेस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो वीक हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम वीक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला इसने यहाँ पे, इसका ऑर्डर। तो SN2 का ऑर्डर बस याद रखना, SN2 में जो है वो प्राइमरी वाला जो हमारी प्राइमरी है वो ज़्यादा होता है स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर लगता है। ठीक है, बाकी सब में 3 to 1, मतलब थर्ड जो टर्शरी वाला है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। ये थोड़ा सा प्राइमरी वाला कम फेवर करता है E1 मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम। तो यहाँ पे क्या चीज़ का डिफरेंस आया मुझे, दिस इज, तो यहाँ पे मुझे स्टेरिक हिंड्रेंस दिखने को मिल रही है। उसके बाद मैं बात करता हूँ E1 और SN2 में और क्या डिफरेंस है। तो देयर इज यहाँ पर जो हम बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, तो यहाँ पे मुझे दिखनी पड़ती है स्टेरिक हिंड्रेंस, और यहाँ पे दिखनी पड़ती है मुझे कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन होगा, सॉरी दिस इज सी, ये नहीं है, दिस इज C+। अब जितना ज़्यादा कार्बोकटाइन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा SN1 रिएक्शन मतलब फेवर होगा। अब टर्शरी में स्टेबल रहता है, तो यहाँ पर हम ये देख लेंगे। अब E1 E2 में हम क्या देखते हैं, सिट्ज़ेव रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा मोस्ट स्टेबल अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो मोस्ट स्टेबल अल्कीन दोनों में ही मान लो ऐसा, जितनी ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बनेगी, अल्कीन ना नॉट अल्केन, स्टेबल अल्कीन बनेगी विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यही सिट्ज़ेव रूल है। ओके, सो विल जस्ट राइट इट डाउन यहाँ पे कार्बोकटाइन मेजर प्रोडक्ट होगा। सो दिस इज मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट एंड दिस कार्बोकटाइन मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, दिस इज सिट्ज़ेव रूल। वैसे स्पेलिंग देख लेना, डिफरेंस होगा तो। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और क्या चीज़ों में डिफरेंस है इसका, वी विल यूज़, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, हमने पहले ही बात कर दी है यहाँ पे, मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे यूज़ करता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे कहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, E2 और SN2 में ही हम यूज़ कर सकते हैं, SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और उसमें वो। अब सॉल्वेंट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, तो E1 E2 में जो है वो E1 एंड SN1 में हम पोलर प्रोटिक भी यूज़ कर सकते हैं और पोलर ए प्रोटिक भी यूज़ कर सकते हैं। यानी मेरे पास जो SN1 और E1 है, यानी दिस वन, अभी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा दिख कर आए। तो यहाँ पे जो E1 है, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, E1 और SN1। ठीक है, ये हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में भी हो सकता है एंड ए प्रोटिक ऑल्सो, बट जो E2 है या फिर SN2 है, इनके थोड़े नखरे हैं, ये बोलेंगे कि भाई नहीं, हमें तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट ही चाहिए। अब भाई ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है और प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, अब ये थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। तो व्हाट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, व्हाट इज ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंसेप्ट आता है, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। दिस इज पोलर प्रोटिक, फिर मैं ट्रिक बता देता हूँ मेरे हिसाब से।
फिर भी अगर याद ना हो तो अपने हिसाब से देख लेना। मैं बस इतना दिखाना चाहता हूँ पोलर प्रोटिक और रिप्रोटिक में डिफरेंस क्या है। सो पोलर प्रोटिक क्या होते हैं, जहाँ पर हमारा जो H जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली अटैच होगा टू द एटम। जैसे मैंने मान लिया H2O और RH में, यानी यहाँ पे मेरा जो है वो H इज अटैच्ड डायरेक्टली, H इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ डायरेक्टली अटैच है, और यहाँ पे इनडायरेक्टली अटैच होता है। नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। अब पोलर रिप्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, पहले पोलर प्रोटिक की, जैसे कोई भी ले लो, H2O ले लो, ROH ले लो। अब यहाँ पे H जो है वो O के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी H O के साथ जुड़ा हुआ है, तो यानी ये हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। बट इन केस अगर मैं यहाँ पे DMSO ले लेता हूँ, DMSO क्या है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, तो यहाँ पे ठीक है, और 2 मिथाइल, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत तो नहीं है बट लिख देता हूँ मैं, भूल जाएगा, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। एक DMSO है और दूसरा है मेरे पास एसीटोन, ले सकता हूँ। यहाँ पे देखो जो H है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज O, बट यहाँ पे जो H जुड़ा हुआ वो C के साथ जुड़ा हुआ CH3। वैसे ही यहाँ पे एसीटोन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर है बट हमने यहाँ पे जुड़ा, ये तो ये होती है पोलर रिप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एंड लास्ट है DMF। DMF इज डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, यानी मेरे पास 2 मिथाइल हैं और फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड मतलब HCOO, अगर OH लगाऊंगा तो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। अब मुझे अमाइड बनाना है, डाई मिथाइल फॉर्माइड, तो मतलब N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप होंगे। ये स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये है क्या। तो अगर मैं इनमें से कोई यूज़ करूँगा, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वाले हैं इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, अदरवाइज आपको पता है कि पोलर रिप्रोटिक को कैसे पहचानना है। यहाँ पे O जो हमारा H है वो कार्बन से जुड़ा हुआ, ना कि ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। H यहाँ पे किसी से जुड़ा हुआ, मिथाइल ग्रुप के साथ, तो अगर वो इंडायरेक्टली अटैच होगा दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और डायरेक्टली अटैच होगा तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर याद रखना पड़ता है, दैट इज यहाँ पे मुझे पता है C-, ठीक है, CH3- भी लिख सकता हूँ मैं। तो जब मैं यहाँ पे CH3- लिख देता हूँ, किस ऑर्डर को फॉलो करना है, CH3-, NH2-, OH-, फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे होगा क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे होगा ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे होगा आई। अब यहाँ पे याद रखना, जो हमारा अगर HF होगा या H2O होगा, उससे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा, OH-, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, डायरेक्टली अटैच करता है। मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास एक कोई भी रिंग है, या फिर आई कैन से यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये मेरे पास रिंग है, यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। बट कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, जिसके पास डायरेक्ट चार्ज होगा। अब मुझे बताओ इनमें से किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब होता क्या है, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, विल जस्ट चेंज द कलर, यहाँ पे एक ट्रिक से बता देता हूँ सिंपलेस्ट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, प्रोटिक, प्रोटिक मतलब स्पेलिंग छोटा, ए प्रोटिक का स्पेलिंग थोड़ा बड़ा है, तो मतलब प्रोटिक में जो फ्लोरीन होगा वो सबसे कम होगा। प्रोटिक मतलब स्पेलिंग छोटा, तो मतलब ये सबसे कम होगा, और ए प्रोटिक में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मतलब सबसे कम होगा, तो यानी फ्लोरीन फ्लोरीन माइनस से OH- का ज़्यादा होगा, उसके बाद NH2- का ज़्यादा होगा, उसके बाद CH3- का ज़्यादा होगा। मतलब फ्लोरीन का सबसे कम है किसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में। We'll just check it. तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है,
राइट। तो इसका सबसे कम है और फ्लोरीन का, देन क्लोरीन F माइनस, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मेरे लिखने का तरीका था कि फ्लोरीन का सबसे कम है। अब ए प्रोटीक में स्पेलिंग बड़ा है तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ फ्लोरीन माइनस सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा बाकी सबके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंसेप्ट। हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिफरेंस देख लिया। एलिमिनेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जो हमारा H या OH होगा या कुछ भी होगा, HBr होगा, वो निकलेगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वो Br जो है वो रिप्लेस होता है विद न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, वो हमने देख लिया न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंडर कि वो जो हमारा OH है डेट विल रिप्लेस Br, क्योंकि Br से ज़्यादा OH माइनस ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है। तो वो हमने देख लिया SN1। अब SN1 SN2 में क्या डिफरेंस था, SN2 जो है वो वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल करता है, E2 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस करता है। ठीक है, तो ये SN1 SN2 का डिफरेंस होगा और E1 E2 का डिफरेंस होगा, क्योंकि उसमें जो है वो ऑर्डर का डिफरेंस है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। जो फर्स्ट ऑर्डर है यानी वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने। तो यहाँ पे क्या मतलब है, E1 वन मतलब वन फर्स्ट ऑर्डर, मतलब वो सिर्फ Rx की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, वो बेस के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, बेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बेस किसको चाहिए, E2 को, तो मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ओके, SN2 में दोनों चाहिए, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल्स को कैसे चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग होगा तभी SN2 होगी। ठीक है, SN1 SN2 में एक डिफरेंस है कि यहाँ पे सिंपल जो रिटेंशन रहता है, यानी जैसी कॉन्फ़िगरेशन है वैसी ही रहेगी। यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है, मतलब वो बैकवर्ड से पीछे से आके उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन दिखती है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिसिटी, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं आगे प्रॉपर्टीज और उसकी वो। ठीक है, अब थोड़ा इजी है, बस इतना याद रखना, जो E1 है उसमें हमारी रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीअरेंजमेंट। और E2 में ऐसा कुछ नहीं होता है। E2 में मतलब एक उधर से आएगा और एक उधर से आएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो वी विल सी E2 मैकेनिज्म। सबसे पहले E2 में क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे X मैंने मान लिया, और यहाँ पे CH2 है। अब यहाँ पे क्या होगा, कम से बेस कैसा होगा, BOH यानी KOH होगा या वो होगा, अगर हम अल्कलिक अल्कोहलिक KOH यूज़ कर रहे हैं। अब ठीक है, यहाँ पे बात याद रखना, अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में बहुत फ़र्क है। ठीक है, एक्वस KOH इज यूज फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH इज यूज फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो मैं वही लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमला करेगा इस पर, OH माइनस इसका वाटर निकाल लेगा, लेकिन उससे पहले ये बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे ये इसमें हमला करेगा और ये X प्लस यहाँ से निकल जाएगा। तो मतलब उस टाइम पे यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, एक इसका हाइड्रोजन, ठीक है, एक इसका कार्बन, एक इसका कार्बन, एक इसका X। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बना देता हूँ कुछ। सो देयर इज CH2, इसका एक H, जिसके ऊपर कौन हमला करने वाला है, ये OH माइनस, जो किसका है, बेस का। तो क्या करेगा, दिस विल अटैक दिस H। अब ये H क्या करेगा, टूट जाएगा, यानी ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड ये X निकल जाएगा। तो यानी मुझे मिल जाएगा CH2, यानी मुझे मिल गया अल्कीन। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना, क्या होता है यहाँ पे 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बस इतना याद रखो। तो मैंने क्या किया, हेलो अल्केन से अल्कीन बनाया, सिंपलेस्ट। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया यहाँ पे 3:1 यूज़ होता है। एक चीज़ यहाँ पे हो रहा है, अब यहाँ पे मेरे पास मान लो वी हैव दिस Br। अब यहाँ पर ये कार्बन भी है, ये कार्बन भी है। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा। तो हमने सबसे सब्जेक्ट रूल में क्या देखा कि जो मोर स्टेबल अल्कीन होगी विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बट
एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगेन आई एम राइटिंग हियर दिस इज सेट्सअप रूल। अब मैं बेस दे रहा था आराम से छोटा सा, अब इन केस अगर मैं बेस लेता हूँ दूसरा वाला, अगर मैंने कोई बल्कि बेस लिया तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब जो हमारी जैसे मैंने बल्कि बेस क्या लिया, यही मैं सेम रिएक्शन ले रहा हूँ, दिस इज बी आर, वी हैव टू रिएक्शंस, एक में मैंने लिया अल्कोहलिक KOH, एक में मैंने लिया टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड हम ले सकते हैं। तो दिस इज बल्कि बेस, ठीक है, OH ले सकता हूँ यहाँ पे, या ओके ले देता हूँ, बेस लेना है ना KOH, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे K है और यहाँ पे O- है। अब ये हमला करेगा उसके ऊपर तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी अब यहाँ पर दिस अल्केन विद द मोस्ट स्टेबल और यहाँ पे दिस अल्केन। अब कौन सी अल्केन ज़्यादा स्टेबल होती है, जिसके पास ज़्यादा ब्रांचेस होंगी। अब ये देयर आर 2 ब्रांचेस, यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच है, एक तरफ ब्रांच ही नहीं है। तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट बट इट इज़ नॉट द वी कैन से मोस्ट स्टेबल अल्केन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 6 अल्फा कार्बन है। तो 6 अल्फा कार्बन वाली मेजर होगी स्टेबल और यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर क्या होता है, इफ बल्कि बेस इज यूज्ड लेस स्टेबल अल्केन इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है तो लेस स्टेबल अल्कीन जो होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी। तो ये बात याद रखना, ठीक है। एक और एक्सेप्शन है, अगर यहाँ पर BR की जगह पे अगर लिविंग ग्रुप कोई अलग होगा तो देयर इज एक अलग प्रोसीजर आ जाता है। इफ लिविंग ग्रुप अगर BR की जगह पे कोई और है, जैसे फ्लोरीन होगा, मतलब इज पुअर, फ्लोरीन है, NR2 है, SR2 है, वी हैव NR2 SR2, ये भी रट्टा लगा लो, अगर ये होंगे तो भी लेस स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, सिंपल। तो मैंने F मान लिया, यहाँ पे मैंने डाला सेम ही है, लेकिन यहाँ पे अगर ब्रोमीन की जगह पे फ्लोरीन ये सब होते हैं, NR2, ओके, सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बनेंगे दोनों बट दिस विल बी मेजर, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ईटो मैकेनिज्म। ईटो मैकेनिज्म हमने पहले क्यों पढ़ा, क्योंकि इसमें हमारा रीअरेंजमेंट नहीं आएगा। अब हम आगे रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे तो वो थोड़ा हमें और क्लियर हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो मार्कोनिकोव्स एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल भी हम देख लेंगे। उसके बाद अगर एस्टर की पैरालिसिस हो जाएगी तो वो हम देख लेते हैं। अगर इंट्रामोलिकुलर फॉर्मेशन से भी होता है, जैसे एक और रिएक्शन है यहाँ पे, वी हैव हीम रिएक्शन। तो बस इसको इस तरीके से याद कर लो कि यहाँ पे मेरे पास अल्कीन है, वी हैव NH2, तो यहाँ पे मैं जब हीम डालता हूँ, हीम मतलब CH3Cl, तो क्या होता है, एक CH3Cl डालूंगा तो यहाँ पे NH2 के साथ CH3 जुड़ेगा, फिर एक और CH3Cl डालूंगा, फिर एक CH3 जुड़ेगा, फिर एक और डालूंगा, फिर एक और CH3 जुड़ेगा। यानी ऐसा होता है यहाँ पे N के साथ एक एक, इस तरीके से CH3 जुड़ गए, फिर एक और जुड़ जाता है और यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाता है। और फिर लास्ट में क्या होता है, हम इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। अगर नहीं याद होती है तो उसको छोड़ दो। तो क्या होगा, सिंपल जो पीछे बच गई वो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और ये NH3 जो N वाला प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा। यानी मेरे पास NCH3 अलग हो जाएगा, NCH3, लेकिन कितने CH3 हैं, 3। तो NCH3 CH3 CH3 3 अलग हो गए और दिस प्रोडक्ट अलग, ये वाला प्रोडक्ट अलग से हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको हम हीम रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये अगर लिविंग ग्रुप पुअर होगा तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं E1, सॉरी E-CB। CB इज कॉन्जुगेशन बेस, एलिमिनेशन विया कॉन्जुगेशन बेस, ठीक है। हीम मतलब होफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन, वो सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हीम रिएक्शन याद रखना। इसमें क्या होता है, सिंपलेस्ट ही NH2 बाद में अलग हो जाता है। एंड लास्ट रिएक्शन इज अगर इंट्रामोलिकुलर हो, मतलब मेरे पास एक ईथर है, मैंने पहले बता दिया था, देयर इज एनहाइड्रेट मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अलग हो जाएगा और ये CH2 अलग होके डबल बॉन्ड बना देंगे, यानी मतलब ये वाला जो, लेकिन उसके लिए मुझे कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, आई विल जस्ट हीट इट, दिस इज एस्टर,
ठीक है, मैं डिफरेंस बता देता हूँ। ईथर में क्या होता है, सिंगल O होता है, एस्टर में क्या है, डबल बॉन्ड O। अगर इस तरह भी डबल बॉन्ड हो जाएगा तो हो जाएगा एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसको हीट करता हूँ, डेट इज पायरोलिसिस। तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा और प्लस मेरे पास अल्केन बन जाएगी। ठीक है, तो सिंपल था ये हमारा E2 मिल जाएगा। ऐसा जाता है E1 मैकेनिज्म, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा E1 मैकेनिज्म इज फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे कोई भी हम वीक सा वो यूज़ कर लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया मेरे पास है ROH। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया H+। अब H+ क्या होगा, इसको यहाँ से वाटर रिमूव कर देगा तो R+ यानी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताएगी, सॉरी दिस इज नॉट OH-, अब यहाँ पे H2 बन जाएगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये अपने आप को स्टेबल करेगा। स्टेबल कैसे करेगा, इन केस सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ये है, यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब ऑफ कोर्स ये कार्बोकेटाइन क्या चाहेगा कि यहाँ पे ये खुद यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, टर्शरी वाला हो जाए, या फिर अगर यहाँ पे बन रहा है तो ये चाहेगा कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। क्यों यहाँ पे शिफ्ट, कैसे शिफ्ट होगा, या तो ये यहाँ पे CH3 ग्रुप को उस तरफ कर सकता है, या फिर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता है, मतलब हाइड्रोजन को उधर भेज देगा, हाइड्रोजन इज बैलून, हाइड्रोजन को उधर भेज देगा और खुद उधर चला जाएगा। यानी जो हमारी प्लस चार्ज जो उसको चाहिए है, ये यहाँ पे शिफ्ट कर देगा H+ को और खुद उसकी पोजीशन ले लेगा। सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये इसकी रीअरेंजमेंट कैसे हो जाती है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आके जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, या फिर हम कह सकते हैं और भी स्ट्रॉन्ग बेस का कोई भी और कंपाउंड होगा, वो जुड़ जाता है न्यूक्लियोफाइल के केस में। बट यहाँ पे क्या होगा, अब ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, अब ये बगल से माइनस चार्ज क्रिएट होगा, यानी H+ रिमूव होगा और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी E1 एलिमिनेशन में। सो सिंपलेस्ट क्या होता है, R+ बना, उसके बाद इसकी रीअरेंजमेंट होगी, और सिंपल मेरे पास एल्कीन बन जाएगी। उसमें बता दी किस तरीके से बनेगी। अगर मेरे पास टर्शरी होगा तो कैसे होगा, तो ये होगा हाइड्राइड शिफ्ट। सिंपलेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे प्राइमरी है, ठीक है, 4 है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से CH3 को उधर शिफ्ट कर देगा, तो दिस विल शिफ्ट CH3, यहाँ पे खुद आ गया एंड CH3 को इसने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये दिस इज रीअरेंजमेंट। उसके बाद रिंग्स की रीअरेंजमेंट भी होती है। मान लो मेरे पास 2 रिंग्स हैं, ठीक है, प्लस। अब ये होगा रिंग खुलेगी तो ये प्लस चार्ज, ये रिंग खुलेगी यहाँ से, तो ये इस तरीके से बन जाएगा 5 मेंबर रिंग। ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। अब ये 5 मेंबर रिंग को करना है, अगर मुझे ऐसे है देयर इज प्लस चार्ज, तो सिंपल ये रिंग खुलेगी, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, तो ये 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पे ये इसका। अब इस तरीके से रीअरेंजमेंट होती है, ये मेरा बताने का प्रोसीजर था। बट यहाँ पे ये कहता है जो 6 मेंबर, अब जो 3 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होती है, उसकी रीअरेंजमेंट नहीं होती है। ये कौन सा एक्सेप्शन केस है, यानी अगर मेरे पास 3 मेंबर होगा और मेरे पास 6 मेंबर होगा तो वो 7 मेंबर में तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है 3 वाला ज़्यादा स्टेबल रहता है 4 वाले से, और 6 वाला ज़्यादा स्टेबल रहता है 5 वाले से, तो ये नहीं होता है। बट इन केस ये जो है वो रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, नो रीअरेंजमेंट। बट अगर यहाँ पे ग्रुप अटैच हो जाए तो रीअरेंजमेंट हो सकती है। जैसे कौन सा ग्रुप अटैच हो जाए, तो रीअरेंजमेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जहाँ पे जी जो हो सकता है डेट कैन बी OH Me, ये फ्लोरीन हो सकता है, तो बस सिंपल दिस इज रीअरेंजमेंट। सो किस तरीके से बनाना है वो हमने देख लिया, E1 E2 एलिमिनेशन देख लिया। नेक्स्ट इज जस्ट अ सेकेंड,
ठीक है, हो गया। बस यहाँ पे एक चीज़ रह गई कि यहाँ पे मोस्ट स्टेबल अल्कीन जब यहाँ पे मैंने लिखा था इज अ मेजर प्रोडक्ट। अब लेस स्टेबल अल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट कब? जब हम बल्कि बेस यूज़ करेंगे। तो ये किसने बताया था? ये हॉफमैन रूल है। सो आई विल जस्ट टेक द इंक। दिस इज हॉफमैन रूल। ठीक है, सो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन के बारे में। दो प्रिपरेशन, एक E1 से और एक E2 से। E1 E2 में क्या डिफरेंस है? सिंपल, एक स्ट्रॉन्ग, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर देंगे और स्ट्रॉन्ग दूसरा बेस यूज़ कर देंगे। बस E1 में इतना याद रखना है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट मतलब अगर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले ली, देयर इज Br, तो यहाँ पे ये इस Br को रिमूव करेगा, लेकिन अब वो यहाँ पे बनाने वाला है या वहाँ पे बनाने वाला है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो इसकी स्टेबिलिटी पे जाएगा। मैंने मान लिया यहाँ पे भी मेरे पास CH3 जुड़ा हुआ है, तो what it will do during E1 मैकेनिज्म। ठीक है, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ नहीं किया है तो क्या होगा? ये Br यहाँ से निकल जाएगा और ये H प्लस अब कहाँ से निकालेगा? तो जब Br निकलेगा तो सबसे पहले हम रीअरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन बना। अब हमें पता है ये वाला कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होना चाहिए, तो ये यहाँ पे सेकेंडरी है, मतलब 2 कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे वो 3 कार्बन से जुड़ेगा, तो ऑफकोर्स वो अपने आप को स्टेबल करेगा, यानी अब वो अपने आप को यहाँ पर लेके जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब मुझे H प्लस कहाँ से निकालना है ताकि मैं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकूँ। ठीक है, तो या तो वो यहाँ से कर सकता है, यहाँ पे 3 3 3, मतलब सबसे चल कार्बोकेटाइन ये है। अब यहाँ वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो यानी अब वो हमारे जो हमारे क्या कहते हैं, Br को उसने रिमूव किया था पहले, अब वो H को रिमूव करेगा, तो वो H को रिमूव करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन बीच में हो जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में सबको पता है। न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। मतलब जिसके पास या फिर पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो सब हमें पता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? जो या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या फिर प्लस चार्ज लेके घूम रहा होगा, सिंपलेस्ट। तो अब यहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच होगा वो डिपेंड करता है। उससे पहले हम देख लेते हैं मार्कोनिकॉफ्स और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसमें भी स्टेबल वाला कंसेप्ट आएगा। तो दिस इज मार्कोनिकॉफ्स रूल। देखो ये मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है? ये कहता है कि OH ग्रुप जो है वो वहाँ पे अटैच होगा जहाँ पर हमारे लेस नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे। नेगेटिव पार्ट अटैच टू द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन नंबर ऑफ जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम कम होंगे। बट इसको हमने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम किसके साथ खेलेंगे? हम खेलेंगे रीअरेंजमेंट के साथ, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट को बहुत फॉलो करता है। ठीक है, तो ये मतलब जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा ना, बस इसको पकड़ लेगा। यानी रीअरेंजमेंट करेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे, जहाँ पे कार्बोकेटाइन होगा मोस्ट स्टेबल वहाँ पे इसको जोड़ देंगे। अब सॉरी, मार्कोनिकॉफ रूल को शुरू करने से पहले हम बाद में देखते हैं। लेट्स रिमूव इट। पहले हम देख लेते हैं कि हम उसकी सिंथेसिस किस तरीके से कर रहे हैं। मार्कोनिकॉफ रूल तो आ गया उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो हमने 2 रिएक्शन देख ली E1 एलिमिनेशन, एक देख ली E2 एलिमिनेशन। नेक्स्ट इज हमारे पास 2 रिएजेंट है, एक लिंडलार कैटलिस्ट और बिच रिडक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास अल्काइन से हम कर सकते हैं। कैसे से मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे मेरे पास 2 तरह से बन सकता है, एक सिस बनेगी, एक ट्रांस बनेगी। तो देयर इज लिनलार कैटलिस्ट जो है H2, एकदम रट्टा लगा लो PD, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी ट्रिक वगैरह नहीं याद करोगे ज़्यादा अच्छा है। दिस इज लिनलार कैटलिस्ट। अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो सिंपल मेरे पास सिस एल्केन आएगी, लेकिन अगर मैंने Na लिक्विड अमोनिया यूज़ किया तो मेरे पास दिस इज बिर्च रिडक्शन।
मेरे पास ट्रांस वाली आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ट्रांसफॉर्म एंड दिस इज सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म कब बनेगी? जब मैं लिनियर कैटालिसिस यूज़ करूँगा और ब्रिज रिडक्शन यूज़ करूँगा तो ट्रांसफॉर्म बनेगी, ठीक है, Na लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। ओके, बस ये चीज़ याद रखना। उसके बाद मैंने बात की थी हमारा नेक्स्ट हम और क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर दिया जिंक, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट में मेरे पास यूजिंग ऑफ जिंक डस्ट, जिंक डस्ट का कैसे यूज़ करेंगे? मेरे पास कुछ भी मान लो, जैसे मेरे पास आर है, यहाँ पे मेरे पास एक्स जुड़ा हुआ है, या फिर आर है, दो एक्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक एक्स जुड़ा होगा तो हम E1 E2 परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर मेरे पास इसी कार्बन पे दो एक्स जुड़े हुए हैं, एक्स मतलब हाइड्रोजन, फिर एक्स इज रिएक्शन विद जिंक डस्ट, ठीक है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट को निकाल लेते हो, सिंपल। जब ये दो यहाँ से निकल जाएंगे फॉर श्योर यहाँ पे मेरे पास अल्किन बन जाएगी, सिंपलेस्ट। यहाँ पे मेरे पास 1 2 3, तो यहाँ पे अब यहाँ पे दो एक्स निकाल रहा है तो वो कौन सी तरफ जुड़ेगा, तो वो मोस्ट स्टेबल, तो यहाँ पे लेकिन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस भी करता है, जिसको हम अल्कोहल से भी बना सकते हैं। सो ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकती है। अगर OH होगा तो उसको नोट करने के लिए सिंपलेस्ट अल्केन में आई कैन यूज H2SO4 विद हीट, या फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ H3PO4 विद हीट। हीट करूँगा तो वाटर निकल जाएगा, ठीक है। या फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ Al2O3, ठीक है। ठीक है, अब बस ये था। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आ जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल इज E+, न्यूक्लियोफाइल इज Nu-। कोई भी जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज इज न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगी, कोई भी जैसे बोरोन हो सकता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या फिर ये कार्बन अगर मैंने ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन इससे छीन लेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है दिस विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एक्स्ट्रा चीज़ थी। उसके बाद कोई भी एटम है H+ हो गया, या फिर और कोई भी एटम होगा जिसके पास प्लस चार्ज होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? कोई भी OH- ले लो, Br- ले लो, ठीक है। उसके बाद कोई लोन पेयर वाला NH2, इसके पास लोन पेयर है, तो दिस विल बी एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये सब हो गया इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफाइल के डिफरेंस। अब हम क्या बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन। अब क्या होगा, जैसे मैंने हमारे पास है एल्केन, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोफाइल था हमारे पास, या फिर हमें नहीं पता था इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि हमारे पास एक्स था, उस एक्स को हम रिमूव कर रहे थे बाई बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में बहुत फर्क है। एलिमिनेशन मतलब रिमूव करना, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना। अब इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है, यानी यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा कि यहाँ पे E+ जो है वो मेरा अटैक करेगा। अब वो E+ कैसे अटैक करेगा, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा हमारा मार्कोनिकॉफ रूल और नॉन मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। उससे पहले इन केस अगर मेरे पास है इलेक्ट्रोफाइल एडिशन के लिए, आई विल जस्ट ऐड, सिंपल मेरे पास ये थी RCH2 मैंने इसमें डाल दिया HBr। अब क्या होगा, ये कुछ इस तरीके टूटेगा कि एक तरफ H होगा, एक तरफ Br जाएगा। अब होता क्या है, हमने देखा था कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन में कि जो हमारा लास्ट वाला होता है,
यानी कार्बन आइन जो हमेशा लास्ट पे स्टेबल रहना चाहता है, तो ये जो बी आर है और एच है। अब यहाँ पे एच प्लस अटैक करेगा या बी आर अटैक करेगा, तो एच प्लस मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये नेगेटिव। अब एच प्लस ने कहाँ अटैक किया, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, तो एच प्लस विल अटैक है दिस पार्ट। तो आर CH2 और यहाँ पे एच ने अटैक कर दिया है और ये वाला बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। फिर जो बी आर बच गया वो बी आर यहाँ पे आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बी आर की जगह पे हम OH माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, यानी वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आइन। ठीक है, बी आर यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आइन, क्योंकि ये H प्लस आइन जो है वो पहले अटैक करेंगे, वहाँ पर जगह बनाएंगे ताकि हमारा जो है वो अटैक कर सके। ठीक है, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देख लेते हैं हम। सो जस्ट पेस्ट इट जितना हमने पढ़ा था। ठीक है, अब ये है मैंने क्या बोला, मार्कोनिकॉफ रूल हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, हमें बस रीअरेंजमेंट करनी है, जो कार्बोकेटाइन बनेगा वहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देना है। यानी इसमें मैंने एक एग्जांपल ले ली। ठीक है, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड था, अब मैंने इसको डबल बॉन्ड को तोड़ा, तो H प्लस बी आर माइनस। अब सिंपलेस्ट हम मार्कोनिकॉफ रूल बनाएंगे ना, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट जो होगा वो अटैक करेगा उस कार्बन पे हैविंग लेस हाइड्रोजन्स। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकॉफ इसका उल्टा बोलता है। ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे बट ये यूज़ नहीं करेंगे। अब ये H प्लस क्या बोलेगा कि बी आर माइनस जो है वो यहाँ पे अटैक, यहाँ पे कर दो अटैक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे इस तरीके से टूटेगा ये, जब ये टूटेगा तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि H प्लस आ गया तो यहाँ पे CH3 हो गया, ये प्लस चार्ज अब माइग्रेट करेगा यहाँ पे, तो दिस विल फॉर्म दिस वे। अब यहाँ पर मेरा जुड़ेगा बी आर माइनस। ठीक है, तो हमें मार्कोनिकॉफ रूल कहीं भी अप्लाई नहीं करना है, हमें बस इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट और कौन कौन सी रिएक्शन है, अब मार्कोनिकॉफ रूल और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। अगर मुझे दिया गया है Br2H2O2 की प्रेजेंस में, तो मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाना है, अदरवाइज हर जगह यही लगेगा। तो वी हैव एल्केन की रिएक्शंस, तो हमने इलेक्ट्रोफाइल एडिशन देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, तो डाइमराइजेशन, उसमें हम कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर लेंगे। या एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या करेंगे, सिंपल आपको पता ही है, H2O2 की प्रेजेंस में मैं लिख देता हूँ। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या करेंगे, H2O2 की प्रेजेंस होती है। ठीक है, और एक और रिएक्शन है HBO, जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें भी हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हैं अगर वहाँ पे मेरा B2H6 है, तो अगर BH3 है तो मैं मार्कोनिकॉफ रूल लगाऊंगा। ठीक है, B2H6 होना चाहिए, H2O2 तो होगा ही होगा। तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या करेंगे, बस वहाँ पे जोड़ देंगे हमारा नेगेटिव पार्ट जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, एकदम साइड पे जोड़ देंगे। बाकी रिएक्शन कौन कौन सी हैं, फिर से मैंने मान लिया। ठीक है, दिस वन इज योर alkene, just remove it, this one is your alkene। तो व्हाट वी हैव, अगर मेरे पास
मैं डालता हूँ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये टूटेगा H प्लस में और SO3 माइनस में, तो H प्लस SO3 माइनस यानी ये मेरा जुड़ जाएगा SO3 माइनस उसमें। लेकिन जब कंसनट्रेटेड में डालता हूँ और प्लस में एक और अल्कीन डाल दूंगा तो यहाँ पे डाइमराइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसमें अप्लाई करेगा, तो डाइमराइजेशन, तो मेरे पास अल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस H2SO4, बट मोर स्टेबल होनी चाहिए। तो मैंने क्या डाला, अगर मैं HBr H2O2 की प्रेजेंस में डालूंगा तो क्या एंटी मार्कोनी का लग जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास Br जुड़ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास H जुड़ जाएगा, सिंपल। जब मैंने यहाँ पे OMDM डाला या फिर HBO डाला, या फिर मैं पहले ये डाल देता हूँ X2CCl4। अब X2CCl4 का मतलब क्या है, इसमें एक तो X है और उसके बाद इसमें या फिर हम कह सकते हैं 2x है, तो यहाँ पे सिंपल मेरे पास 2x बन जाएंगे, या फिर मैं दूसरा H2O भी डाल सकता हूँ इसमें। अब X2H2O का मतलब क्या है, यहाँ पे X2 भी था और H2O भी था यानी वाटर भी था। अब ये कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाएगा ताकि नेगेटिव पार्ट, अब यहाँ पे देखो वाटर में ऑक्सीजन है, X2 में X मतलब कुछ भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन को भी छोड़ देते हैं। तो अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता तो X जो है वो नेगेटिव चार्ज लेता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है FON। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे X प्लस OH माइनस बनेगा, मतलब OH माइनस कहाँ पे जुड़ने वाला है, जहाँ पर वी हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे एंटी मार्कोनिक लगेगा, क्योंकि यहाँ पे H2O2 नहीं है। मैंने क्या बोला, एंटी मार्कोनिक ऑफ कहाँ लगेगा, बस यहाँ पे H2O2 होना चाहिए। HBO में भी H2O2 होता है, लेकिन H2O2 की प्रेजेंस में अगर BH3 डालेंगे ना तो यहाँ पे ही नहीं लगता है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है, तो यहाँ पर मेरा लग जाएगा मार्कोनिक ऑफ रूल, तो यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट होगा दिस विल अटैच देयर ओनली। ओके, ये नेगेटिव पार्ट है। अब यहाँ पे X2CaCl2, तो यहाँ पे मैंने एक तरफ X जोड़ दिया, दूसरी तरफ भी X जोड़ दिया, सिंपल। विल जस्ट इरेज इट फ्रॉम देयर, आई राइट इट देयर। ओके, सो यहाँ पे X जोड़ दिया और यहाँ पे X जोड़ दिया। सो दिस इज हमारी एल्कीन की रिएक्शंस। और कौन कौन सी रिएक्शन है, अब यहाँ पे मैंने अगर टिल्डन रिएजेंट डाल दिया, ये कुछ ज़्यादा गंदा हो रहा है क्या, जस्ट इरेज इट। सो तो तीनों रिएक्शन सेम ही है, इसलिए मैंने साथ में लिख दी X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। और उसमें क्या डाल सकता हूँ, X2 वाटर की प्रेजेंस में, X2 मतलब यहाँ पे Br भी हो सकता है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ, और एक है मेरे पास टिल्डन रिएजेंट। टिल्डन रिएजेंट क्या है, दैट इज NOCl। पेपर में पूछ सकता है टिल्डन रिएजेंट क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब NOCl, अब इसमें भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन NO के साथ जुड़ा हुआ है तो FON। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन से छीन लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो Cl माइनस बन जाएगा और NO प्लस बन जाएगा, तो NO उसके साथ जुड़ जाएगा और Cl माइनस अलग से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन याद रखना। यहाँ पे क्या था, मैंने क्या बोला, Br2 में यहाँ पे BrOH माइनस बन जाएगा, Br प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर जुड़ गया हमारा X, यहाँ पे OH, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या है Cl, तो Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा क्योंकि मार्कोनी का रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे H2O2 हम नहीं डाल रहे हैं, एंड यहाँ पे OH, तो ये होगा मेरा टिल्टन रिएजेंट का रिएक्शन। सॉरी, OH नहीं है, NO है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रिएक्शंस हो रही हैं। अगर H2O2 की प्रेजेंस में डालेंगे HBO करेंगे, HBO भी कर देते हैं अभी आगे। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है, दिस इज एल्कीन, दोनों रिएक्शन कर लेते हैं साथ में। यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोबोरेशन और यहाँ पे है मेरे पास OMDM।
तो हाइड्रोबोरेशन में कौन कौन सा मैं रिएजेंट डालता हूँ, B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF प्लस H2O2 प्लस OH माइनस। तो ये एंटी मार्कोनी को फॉलो करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या करेगा, यहाँ पे सिंपल OH जोड़ देगा। लेकिन अगर मैं OMDM करूँगा, इसको मैं कहने क्या बोला, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दूसरा मैंने किया OMDM। OMDM में मैं क्या यूज़ करता हूँ, मरकरी Hg OAC का ट्वाइस वाटर और सोडियम बोरोहाइड्राइड। अभी यहाँ पे मैंने H2O2 तो यूज़ किया नहीं, तो यहाँ पे मेरा जो OH है वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस जगह पे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया OMDM। दिस इज कौन सी रिएक्शन है, विल जस्ट राइट विद रेड पेन। दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्योंकि हमने मरकरी यूज किया है, एंड डीमर्क्यूरेशन। तो मर्क्यूरी से याद रखना, यहाँ पे मर्क्यूरियम आयन की फॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने बताई थी वहाँ पे अल्केन में गिलमान रिएजेंट बनता है, किसमें बनता है, कोरियोस रिएक्शन में। तो यहाँ पे मर्कोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये भी एक बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो मैं भी पूछ सकता है। हाइड्रोबोरेशन में दिस इज MS हाइड्रोबोरेशन, और यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट होती है, बस वो याद रखना। पर लास्ट रिएक्शन है हमारे पास ओजोनोलिसिस, ठीक है। उसमें मैंने बता दिया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। अब आई एम नॉट राइटिंग अगेन एंड अगेन, आई विल जस्ट राइट इट ओजोनोलिसिस। बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। अब अल्कीन्स की अगर करेंगे ना, तो सिंपल से याद रखो, मेरे पास कोई कंपाउंड है, दिस इज RCC, यहाँ मेरे पास H है, एंड यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, ठीक है। अब इन केस ऑफ ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव। अब ऑक्सीडेटिव में क्या होगा ना, E डबल बॉन्ड टूटेगा और इस डबल बॉन्ड की जगह पे आई विल गेट C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। सेम यहाँ पे भी होगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। लेकिन रिडक्टिव में क्या होता है ना, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, पर ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, ये जो H है यहाँ पर O ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा OH, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा R। अब इसके पास 2H थे, तो यहाँ पे भी OH OH। रिडक्टिव में क्या होगा, मतलब रिडक्टिव में मैंने कौन कौन सा रिएजेंट यूज किया था, ओजोन के साथ CCl4 प्लस जिंक यूज किया था, मतलब मान लो जिंक यूज करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R और यहाँ पे H, यहाँ पे OH नहीं आएगा, एंड यहाँ पे H2, ठीक है, HCOH हो गया ये। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, H ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिस, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, वाटर निकल सकता है H2O, और यहाँ पे CO2 भी निकल सकता है, मतलब ये वाला मेरा जो है वो CO2 निकल जाएगा प्लस वाटर। तो मुझे ऑक्सीडेटिव में क्या क्या मिल रहा है, एक तो मुझे मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CO2 प्लस वाटर, और यहाँ पे मुझे एल्डिहाइड मिल रहा है, और एल्डिहाइड, एंड दिस वन इज सिंपलेस्ट, ठीक है, एल्डिहाइड ही कह सकते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक ही मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारी ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है। एक लास्ट रिएक्शन है जो कि याद रखना जरूरी है, डायहाइड्रोक्सिलेशन। उसमें भी हमारे पास दो तरह से है, मतलब दो, जैसे मैंने बोला ना कि अल्काइन से अल्कीन बनाने में मुझे दो रिएजेंट लग रहे थे। एक तो था लिनलार रिएजेंट, लिनलार कैटलिस्ट, जिसमें H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 में डाला था तो सिस अल्कीन बन रही थी, सिस अल्कीन। एंड ट्रांस अल्कीन के लिए मैंने सीधा नैने लिक्विड अमोनिया डाला था,
ठीक है, तो वो एकदम याद रखना। वैसे ही हाइड्रोक्सिलेशन भी याद रखनी है। अगर सेम साइड पे मुझे हाइड्रोजन ऐड करने हो, यानी जैसे मैंने मान लिया ये है मेरे पास अल्कीन, अब मुझे इसमें दो तरह से जाना है। अगर मुझे सेम सेम साइड पे ऐड करना है, जैसे मैंने मान लिया ये कुछ ऐसे था, एंड एक मुझे ऐड करना है, मुझे ऐड करना है यहाँ पे OH, और एक मुझे ऐड करना है यहाँ पे, सेम साइड पे ऐड करना है, एंड ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मुझे एक इस तरफ OH ऐड करना है और एक इस तरफ OH ऐड करना है, मतलब एंटी एडिशन, तो एंटी एडिशन में अलग रिएजेंट यूज होगा, इसमें अलग रिएजेंट। अब सिन एडिशन में जो यूज होता है डेट इज बेयर रिएजेंट, बस इसका नाम यही आएगा। तो इसको अच्छे से याद रखना, बेयर रिएजेंट हम कहाँ पे यूज करते हैं जब हमें सिन एडिशन करनी हो। और बेयर रिएजेंट में क्या क्या आता है, डेट इज डाइल्यूट होना चाहिए, प्लस अल्कलिन KMnO4, ठीक है। या फिर हम इसमें ओस्मियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaHSO3, ठीक है। वहीं अगर मैंने यूज किया, तो मुझे दोनों OH एंटी साइड पे ऐड करने हैं, तो आई विल मैं सीधा पैरासिड यूज कर सकता हूँ, H2O2 आ सकता है, या फिर आई विल जस्ट ऐड HCO3 AgTO, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव आयंस। या फिर मैंने क्या बोला, कोई भी पैरासिड यूज कर सकता हूँ, HClO3 यूज कर सकता हूँ, जो भी है, इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक है। एसिडिक कंडीशन कहने का मतलब है, ओके। एंड या फिर HCO3H भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सब रिएजेंट, मतलब अगर सीन याद रहेगा तो एंटी का तो हम तुक्का भी मार सकते हैं। सो यहाँ पे भी कोई रिएजेंट वगैरह कुछ नहीं होता है, सिंपलेस्ट इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाती है। अब एक दो रिएक्शन और रह गई, वो ये थी कि जैसे मैंने ये मान लिया मेरे पास ऐसा है, वही पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट वाली बात है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैंने डाल दिया CH2N2 इन द प्रेजेंस ऑफ H, या फिर मैंने डाल दिया CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, या फिर मैंने डाल दिया CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है। और कुछ रह गया, CH2 CH3, तो यहाँ पर सिंपलेस्ट मतलब एक पॉजिटिव साइड बनेगी, नेगेटिव साइड बनेगी। अब CH2N2 से याद रहा है यहाँ पे एक रिएक्शन है, डेट इज CHCl3 से। तो जब ये क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है ना, तो सिंपल क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो के सारे Cl निकाल देगा, और CH जो है वो H के साथ निकल जाएगा, तो यहाँ पे CH2, तो यानी यहाँ पर जो हमारी मेरी एल्केन होगी वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना देगी। मतलब यहाँ पे CH2, जो CH2 क्लोरोफॉर्म का CH2 था वो यहाँ पे हो जाएगा, प्लस मेरे पास KCl सारे के सारे बाहर आ जाएंगे सॉल्ट की फॉर्म में, और ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। तो ये इस तरीके का मेरे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। वहीं अगर CH2NH2 की बात करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो भी सेम ही करेगा, CH2 यहाँ पे बना देगा एंड इस तरीके से, ठीक है। अब CaCl3 का कैसे करेंगे और CCl4 का कैसे करेंगे, तो CaCl3 को इस तरीके से टूटता है कि जो H है ये H प्लस रख लेगा, बाकी Cl3 माइनस, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से टूटा, H प्लस में टूट गया और CCl3 माइनस में टूट गया। तो आई कैन जस्ट राइट देयर रिएक्शन क्या है, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। अगर ऐसे करेंगे तो सिंपलेस्ट वो CH2 उसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि मुझे सॉल्ट दिखा ना, तो अगर मैं KOH डालूंगा तो मुझे सॉल्ट दिखा तो KCl को निकाल देगा, ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था। अब CCl4 कैसे टूटेगा, Cl माइनस Cl प्लस और CCl3 माइनस, तो ये भी कुछ इस तरीके से टूटेगा, सॉरी। तो यहाँ पर ये H2O2 की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये Cl माइनस
और CCl3 प्लस, सॉरी CCl3 माइनस में होगा, दिस विल इन माइनस और Cl3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल हमारा कहीं पे भी जोड़ सकते हैं हम। तो जो पॉजिटिव साइड होगी वहाँ पे वो जुड़ जाएगा और नेगेटिव साइड में वो जुड़ जाएगा। लेकिन याद रखना यहाँ पे एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक रूल लग रहा है, ठीक है। तो इसे मैंने मान लिया। ये तो हो गया इसका। यहाँ पे मैंने मान लिया कुछ इस तरीके का था। तो कैसा हो जाएगा, ये एंटी मार्कोनिक लग रहा है, तो यहाँ पे मेरा जुड़ जाएगा CCl3 और यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl, ठीक है। ये नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव ऑर्बिटल रेशो यहाँ पे हायर नंबर ऑफ एटम है क्योंकि H2O2 की प्रेजेंस में कर रहा हूँ। ओके, सेम मैंने यही रीजन यहाँ पे भी ले लिया। तो ये भी ऐसे हो जाएगा, बस यहाँ पे जुड़ जाएगा मेरा CCl3 और यहाँ पे जुड़ जाएगा H, ठीक है। तो दिस रिएजेंट, मतलब ये रिएक्शन इसकी है और ये रिएक्शन इसकी है, ठीक है। तो ये हो गया इसके कुछ रिएक्शंस, और लास्ट में एक रिएक्शन इसकी रह गई। ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन करवानी हो तो क्या करना है, सिंपल है एकदम। तो या तो मैं NBS चूज कर सकता हूँ, N ब्रोमो सक्सिनेट, या फिर मैं सकता हूँ Br2H न्यू। तो क्या होगा, इन दोनों के प्रेजेंस में ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यानी ब्रोमीन फ्री रेडिकल आ जाएगा, और जो मेरी अल्केन होगी, यानी इफ आई एम यूजिंग दैट, तो यहाँ पे मेरे पास ब्रोमीन इसके साथ जुड़ जाएगी। लेकिन कौन से कार्बन के साथ, एकदम साइड पे, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगी। वहीं क्लोरीन अगर जोड़नी होगी, क्लोरीन कैसे जुड़ेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो मैं Cl2 ले सकता हूँ 500 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, वो तो सब में ही होता है। और या तो मैं क्या कर सकता हूँ, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ नहीं आएगा, इतना काफ़ी है। तो मैंने मान लिया ये रिएक्शन है, वैसे का वैसे रहेगा, बस क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है और यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है। तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो उसमें हमने देख लिया सब डिटेल में। OMDM का ध्यान रखना, उसमें B2H6 लेते हैं, और सॉरी OMDM में हम मरकरी का एमाल्गम, सॉरी मरकरी का लेते हैं, मरकरी जो कि एसाइल ग्रुप के साथ होता है इन द प्रेजेंस में NaBH4, और जो हमारा उसके बाद था HBO, उसमें हम B2H6 लेते हैं। B से याद में H2HBO में B2H6 लेते हैं। बाकी हमने बहुत सारी रिएक्शन देख ही ली हैं, बाकी मैंने बता दिया किस तरीके से हमें तोड़ना है प्लस और नेगेटिव पार्ट को। एनीथिंग रिमेनिंग, नहीं इतना ही, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, और हमने देख लिया रिएक्शन किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो डेट्स ऑल अबाउट अल्कीन्स। अब एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस किया है, डेट इज मार्कोनिकॉफ रूल, एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। ओजोनोलिसिस तो मैंने देख ली, अब अल्केन्स में देखनी है, ठीक है। तो ये बहुत सारे हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में और न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी डिस्कस कर दिया, ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा आगे कि इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना कि अल्काइन से कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्काइन की प्रॉपर्टी में आ जाएगा कि ये जो लिनलार कैटलिस्ट था, ब्रिज रिडक्शन था, तो इसमें हमने सीसो ट्रांस अल्कीन बनाते हैं, तो मतलब वो हम उसकी प्रॉपर्टी में लिख देंगे, तो मतलब बार बार लिखेंगे ना तो याद होता है। ऑर्गेनिक है, ऐसे ही बार बार लिखेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। बस इसमें ये पॉइंट, रीअरेंजमेंट हमने देखा डिटेल में, E1 E2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिसिटी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, देन E1 E2 SN SN1 और SN2, इनमें डिफरेंस क्या है। और जब हम हेलो अल्केन पढ़ेंगे ना, एकदम क्लियर पढ़ेंगे और एकदम डिट्टो हमें इस तरीके से वो बैठ जाएगा ना दिमाग में कि हमारा इसे फॉर्मूला शीट की तरह प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये जो थोड़ा था अल्कीन का, इसको हमें थोड़ा सा अच्छे से देखना है, ठीक है। अल्कीन, अल्काइन,
तो किस तरीके से हमने प्रिपेयर किया, सबसे पहले मैंने बोला E1 E2 मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद अल्काइन से कैसे बनाएंगे, जिंक डस्ट एच निकाल देंगे। देन अगर मुझे H2SO4 हीट के साथ करता हूँ तो वो वाटर निकल जाएगा। देन मैंने बोला केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे, यानी वही जो X हमने निकाला उसको वापस हम ऐड कर सकते हैं। देन मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बट ये हमने यूज़ नहीं करना, हमने इसकी रीअरेंजमेंट करना है। फिर हमने रीअरेंजमेंट को डिटेल में किया। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबल बनाएगा, ठीक है, वो मैंने बता दिया। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, जहाँ पे हमारा H2O2 होगा वहाँ पे, और जहाँ पे HBO में अगर B2H6 लिखा हुआ है तो H2O2 की प्रेजेंस में हमें जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना है, यानी नेगेटिव पार्ट वहाँ पे अटैच होगा, वहाँ पर अटैच होगा जहाँ पर हमारे हाइड्रोजन ज़्यादा हैं जिस कार्बन के पास, ठीक है। उसके बाद हमने देखा डाइमराइजेशन H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। देन ये हमने देखे CCl4। अगर यहाँ पे मैंने वी कैन से H2O2 नहीं डाला है तो नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू द कार्बन हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, बट अगर मैंने इसमें H2O2 डाल दिया तो नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू द कार्बन हैविंग द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, यानी एकदम टर्मिनल में। तो देख के ही लग रहा है ये स्टेबल होगा ज़्यादा। अगर OH यहाँ पे जोड़ देता टर्मिनल में तो इतना स्टेबल नहीं होता। तो वो स्टेबल कब होगा, जब मैंने H2O2 डालूंगा, ठीक है। तो वो हमें याद रखना है, जैसे यहाँ पर हुआ है। देन ये मैंने बता दिया हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहला मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला वाला लिनर कैटलिस्ट वाला, ठीक है, अल्काइन से कैसे बनाना है। दूसरा HBO और OMDM में क्या डिफरेंस है। तीसरा ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस में ऑक्सीडेटिव में बस जो H होगा उसमें OH ऐड कर देना और उसके बाद उसमें देख लेना। और लास्ट है डाइहाइड्रोक्सिलेशन, यानी बेयर एजेंट क्या होता है, बेयर एजेंट इज डाइल्यूट प्लस डाइल्यूट करेंगे और अल्कलाइन KMnO4 डालेंगे तो उसे में हाइड्रोक्सिलेशन मिल जाता है। बट कौन सी फॉर्म मिलती है, सिन मिलती है। तो यहाँ पे ये लिख लेना कि ये सिन है, दिस वन इज एंटी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में पॉइंट है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं वो याद रखो, ठीक है। अभी यहाँ पे हो गया ना इतना डिफरेंस, अब आगे और इजी हो जाएगा, ठीक है। सो बाद में देखा ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन, ठीक है। दिस इज ब्रोमिनेशन, दिस इज क्लोरिनेशन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अभी बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अल्केन्स के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।